नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल काशी का, जहां पीएम 3 दिन से डेरा डाले हुए थे। सवाल ये कि क्या काशी की 8 विधानसभा सीटें पीएम के लिए नाक का सवाल बन गई हैं, क्योंकि बनारस पीएम का संसदीय इलाका भी है और फिर पीएम काशी के वोटर का गुस्सा शांत करने गए थे क्या? इन सवालों पर आए उससे पहले आपको यह भी याद दिला दें कि यूपी की 403 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में अब बस एक चरण की वोटिंग बाकी है, जो परसों होनी है, और उस चरण के लिए प्रचार अब से थोड़ी देर पहले 5 बजे खत्म हुआ है। यानी पीएम और बीजेपी ने जो ताकत काशी में झोंक रखी है वो सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि आखिरी चरण के लिहाज से भी अहमियत रखती है। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या काशी में किए अपने काम पर पीएम को भरोसा नहीं था, जो उन्हें 3 दिन वहां डेरा डालना पड़ा। पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पीएम का 3 दिन वहां पर रहा है। पहला दिन आपको याद होगा, मोदी ने एक बहुत ही बड़ा मेगा रोड शो किया था और उसके बाद वो मंदिर गए थे। दूसरे दिन भी उन्होंने एक रोड शो किया, यानी पहले दिन में ही ये बात खत्म नहीं हुई, और तीसरे दिन भी उनका एक रोड शो रहा है और वहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के घर जाकर वहां पर भी गए वो, और लोगों से वो लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी। और उन्होंने कल एक जनसभा को भी संबोधित किया था, आज भी उन्होंने एक रैली की है। तो 3 दिन से मोदी लगातार बनारस में है। ये 3 दिन की 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने एक ही जगह पर 3 दिन में 3 रोड शो किए हों और लगातार वहां 3 दिन डेरा डालकर लोगों से मुलाकात की हो, बातचीत की हो। तो आज बनारस में पीएम मोदी का तीसरा दिन था। तीसरे दिन क्या हुआ वो आपको बता दें। बनारस में कल के रोड शो और रैली के बाद आज सुबह पीएम मोदी का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी बनारस के गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आश्रम में पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया और इसके बाद मठ के संस्थापक गुरुजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। यहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। यहां पीएम मोदी अनुयायियों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनका भाषण हो नहीं सका। इस दौरान पीएम मोदी का मंच पर स्वागत हुआ और उनको स्मारिका भेंट की गई। मंच से आश्रम के मौजूदा गुरु शरणानंद जी ने पीएम मोदी को आशीर्वाद भी दिया। हालांकि आज बनारस में पीएम मोदी का रोड शो नहीं था, लेकिन गढ़वा घाट आश्रम से शास्त्री जी के स्मारक तक जाते हुए नजारा रोड शो जैसा ही था। मोदी अपनी गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान सड़क पर हजारों की तादाद में समर्थक खड़े नजर आए। इसके बाद मोदी ने विधानसभा क्षेत्र रोहनिया में रैली की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एक काम करो, आप एक काम करो, आप जरा साइकिल पर बैठ करके और पीछे आपके नए यार को बिठा करके खेता सराय से खुठान साइकिल चला के दिखा दो। चला पाएंगे क्या? अरे आप भी जाओगे तो आप भी सपा को वोट नहीं दोगे। सपा हो या बसपा हो, कोई फर्क नहीं है। एक ए सपा है, दूसरी बी सपा है। ए सपा अखिलेश समाजवादी पार्टी है, बी सपा बहुजन समाज पार्टी है। भाइयों बहनों, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 दिन पहले ही होली मन जाएगी भाई। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और साथी दल विजय की होली पूरा देश मनाएगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी और पहली मीटिंग में मेरे किसान भाइयों, पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय कर लिया जाएगा। 3 दिन में 3 रोड शो, 3 जनसभाएं, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और निशाने पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती तीनों रहे। पर ये जो बनारस की राजनीति चल रही है वाराणसी की, उसको जरा आप आंकड़ों के लिहाज से समझिए कि ये क्यों अहमियत रखता है बनारस का इलाका।
पहले आप देखिए, बनारस में दरअसल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 पिछली बार बीजेपी को मिली थी। अब आप सीट वाइज समझिए कि 2012 में स्थिति क्या थी। पिंडरा की सीट कांग्रेस के पास गई थी, इन 8 में से कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अजगरा बीएसपी के पास, शिवपुर बीएसपी के पास। वाराणसी उत्तर की जो सीट है वो बीजेपी ने जीती थी। वाराणसी दक्षिण की सीट बीजेपी को मिली थी। वाराणसी कैंट की सीट बीजेपी को मिली थी। सेवापुरी एसपी के पास गई थी। रोहनिया की जो सीट है वो अपना दल ने जीती थी जब 2012 में चुनाव हुए थे, लेकिन 2014 में जब उपचुनाव हुए तो ये समाजवादी पार्टी ने जीता था। यानी 8 सीटों का अगर आप वाराणसी के हिसाब से समझें तो 3 बीजेपी के खाते में गई थी, 2 बीएसपी, 2 सपा और 1 कांग्रेस के पास गई थी। अब आप जो ये आखिरी चरण है, 7वां चरण, उसको जरा समझिए कि उसके लिहाज से ये क्या स्थिति बन रही है। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है परसों। अब 7वें चरण में कुल 535 उम्मीदवार मैदान में हैं, और अगर आप 2012 के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि पीएम आखिरी चरण में इतनी ताकत क्यों झोंक रहे हैं। 2012 में स्थिति यह थी कि इन 40 में से 23 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, और ये 4 में से 3 सीट हमने अभी आपको दिखाया कि बनारस में थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। ये 2012 का आंकड़ा है इन आखिरी चरण के मतदान का। अब आप समझिए कि क्या स्थिति बन रही है और क्यों ये ताकत इतनी ज्यादा बनारस में झोंकी जा रही है। अब हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि अगर मोदी के पीएम बनने के बाद काशी में काम हुआ तो उन्हें 3 दिन के लिए वहां डेरा क्यों डालना पड़ा? क्या काशी की 8 सीटें पीएम मोदी के लिए नाक का सवाल बन गई हैं? क्योंकि अगर 3 से कम जीतती है बीजेपी तो लोग कहेंगे कि पीएम तो वहां के सांसद थे, फिर लोगों ने उनको क्यों नकार दिया? या पीएम का काशी में 3 दिन डटे रहना उनकी बनारस को लेकर संजीदगी को भी दिखाता है? ये भी एक एंगल है इसको समझने का। और आखिरी सवाल ये कि पीएम मोदी के काशी में 3 दिन वहां का सूरत हाल बदलने के लिए वो थे, या जनता का मूड बदलने के लिए थे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बनारस में बीजेपी से लोग नाराज चल रहे थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मधु गुप्ता है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। राकेश सिंह हमारे सहयोगी बीएचयू के गेट से जुड़ रहे हैं, और अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी दशाश्वमेध घाट से जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, अगर पीएम सिर्फ काशी प्रचार करने के लिए गए थे तो 3 दिन रहने की जरूरत क्या थी? क्योंकि 403 सीटों में से कहीं भी वो 3 दिन नहीं रहे, 3 रोड शो नहीं किया, और 3 दिन में काशी को बदल देंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या वो लोगों का मूड बदलने गए थे जो बीजेपी के खिलाफ था काशी में? सुशांत जी, मेरे ख्याल से अगर आप देखिए जिस वक्त से प्रधानमंत्री लैंड किए थे वाराणसी में, और जब टेक ऑफ किए वाराणसी से, तो शायद 48 घंटे भी नहीं रहे थे। 3 कैलेंडर डेज का, 2 कैलेंडर डेज का थोड़ा पार्ट और 1 दिन पूरा रहे थे, इतने ही रहे थे। 3 पूरे दिन नहीं रहे वहां पर। लेकिन ये उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर 48 घंटे से भी कम, 40-42 घंटे अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने काट दिया, तो ये आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके मिलने वाले लोग, उनसे रूबरू लोग होकर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी लोग हैं, पहले भी जाते रहे हैं, चाहते हैं। पहले भी जब चुनाव नहीं था तब भी वो 2 दिन 2.5 दिन वहां नहीं रुके। नहीं, देखिए, ये तो उनका डिस्क्रिप्शन है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब जाना है, कब रुकना है, कब लोग मिलना चाहते हैं। ये आप कभी कोई इवेंट होता है तो इवेंट में ज्यादा लोग रहते हैं ना हर वक्त। जफर जी, आपकी आवाज लोग मिलना चाहते हैं, वो लोगों से मिलना। जी बोलिए, अब आ गई आवाज। वो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और ऐसे में इस तरह की अटकलें लगाना बिल्कुल गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस बात से तो आप इस बात को तो ठुकरा नहीं सकते ना, कोई उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये इस बात को ठुकरा नहीं सकते कि सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। जफर साहब, आपकी आवाज चली गई, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मधु जी, एक बात बताइए कि अगर पीएम का संसदीय इलाका है और वो 3 दिन अगर वहां रह गए तो इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए, जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं? देखिए, ये इनको प्रधानमंत्री जी को चुनाव किस वक्त याद आया? वो इसलिए याद आया कि इनको मालूम है कि हताशा, निराशा है इनके दिल में, बीजेपी के दिल में, और आगे असफलता खड़ी है। और इस वक्त उन्होंने आकर जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है, आप याद करिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में
कभी इस तरीके से भाषा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ा गया। मेरा सवाल ये है पर मैं कि अगर आपके किसी का माध्यम से संसदीय इलाका है आपके और वहां पर वो पार्टी के लिए देना प्रचार चाहूंगी। करते हैं जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब आप देखिए आजमगढ़ है, जी। मुलायम सिंह का इलाका है, लेकिन मुलायम सिंह वहां एक बार भी नहीं गए इस चुनाव के दौरान। देखिए। तो पीएम कम से कम अपने लोगों से मिल तो रहे हैं। देखिए, अरे मिल क्या रहे, अगर उन्होंने काम किया होता, उनको कॉन्फिडेंस होता, उनकी क्रेडिटेबिलिटी होती, तो एक मैसेज देते, जनता उनके लिए खड़ी होती, उनको वोट देती। अब वो दर दर भटक रहे हैं। वो भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई काम नहीं किया, और हमारा काम बोलता है। और आपके माध्यम से मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं। चौथा स्तंभ है, चुनाव आज थम गया है। आपने जिस तरीके से चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से, जनता ने शांतिपूर्वक तरह से, इलेक्शन कमीशन ने शांतिपूर्वक तरीके से किया है, और समाजवादी गठबंधन के स्पोक्स पर्सन ने कहीं मर्यादा को भंग नहीं किया। पॉजिटिव डेवलपमेंट का समाजवादी पार्टी से ही आजम खान साहब आते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं मधु जी, जो हम यहाँ न दोहराएं तो अच्छा है। हमारे दो सहयोगी जमीनी स्तर पर बनारस को देख रहे हैं और उनसे हम समझ लेते हैं वहां स्थिति क्या है। राकेश, एक बात बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां जमीनी स्तर पर 8 में से एक भी सीट ऐसी नहीं थी बीजेपी की जिसपे कहा जा सकता बीजेपी कॉन्फिडेंटली ये कह पाती कि हम वो जीत रहे हैं, और इसीलिए पीएम वहां गए और उन्होंने 3 दिन में वहां पर लोगों का मूड बदलने की कोशिश की है। आपने जमीन पर क्या देखा है, जरा दर्शकों के लिए समझाइए। देखिए सुशांत, जहां तक वाराणसी की बात किया जाए तो वाराणसी में जिस तरह से बीजेपी का सीट का बंटवारा हुआ था उसको लेकर नाराजगी थी। प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ यहाँ, उससे जो नाराजगी थी, जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हो गई है। जो नाराज नेता भी थे, कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनकी नाराजगी कुछ हद तक दूर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो प्रधानमंत्री 3 दिन का जो दौरा किया वाराणसी में, उसका कहीं न कहीं जो 7वां चरण है, जो अंतिम चरण जहां पर 40 सीटें हैं और अधिकतर सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास है, तो ये सीट जो है काफी ये चरण महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात आप भी ये बता रहे हैं कि नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में नाराजगी थी, जिसके लिए पीएम वहां गए और फिर वहां पर उनका रहना एक तरीके से असर दिखा रहा है, वो नाराजगी कम हुई है। अरविंद, मैं माफी चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा। और बनारस में पीएम के 3 दिन, क्या वो बनारस की जो तस्वीर है और जो आखिरी चरण में मतदान होने वाला है उसकी तस्वीर को भी बदलेंगी? हम अरविंद से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी ने 3 दिन दिए हैं और सवाल ये कि आखिर पीएम को वहां 3 दिन क्यों देने पड़े। अरविंद के पास चलते, हमारे सहयोगी बनारस के दशाश्वमेध घाट से जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपने जमीनी स्तर पर क्या महसूस किया, पीएम को 3 दिन क्यों देने पड़े और उसका क्या असर रहा है? सुशांत, एक बात यहां पे आपको समझना होगा कि कुल जो 8 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें बीजेपी के लिए बुरी तरीके से फंसी हुई थी। खासतौर पे दक्षिणी, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर आता है, जिसमें काल भैरव का मंदिर आता है, वहां से श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काट दिया गया। और टिकट काट दिए जाने के बाद लोग बेहद नाराज हुए, क्योंकि श्यामदेव राय चौधरी की छवि बहुत बेहतर थी और लोगों को लगा कि एक ऐसे विधायक का टिकट काटा गया जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ था। इसको लेके बीजेपी के पास कोई सफाई नहीं थी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंट की जो सीट थी, इस पे कई दूसरे दावेदार थे, लेकिन ये सीट सौरभ श्रीवास्तव को दे दी गई, जो कि ज्योत्सना श्रीवास्तव के बेटे हैं और कई सालों से इस सीट पर ज्योत्सना श्रीवास्तव का कब्जा था। वहां पर भी प्रधानमंत्री के बिना ताकत लगाए वो सीट नहीं जीत सकते थे, क्योंकि यहां पर गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में। उसके अलावा उत्तरी की जो सीट है जिसपे रविंद्र जायसवाल विधायक है, वो सीट भी बुरी तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि यहां पर गठबंधन का प्रत्याशी बेहद मजबूत है और शायद यही कारण था कि अरविंद, ये सीटें अभी भी फंसी हुई हैं या पीएम के वहां जाने के बाद तस्वीर बदल गई है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पीएम ने कोशिश बहुत की है, बहुत कोशिश की है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यहां पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, इनके 17 कैबिनेट मंत्री लगातार गलियों में घूम रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाई पड़ रहा है, और आज यही कारण था कि प्रधानमंत्री को गढ़वा घाट के आश्रम में जाना पड़ा, सुशांत,
और गढ़वा घाट का मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल में बहुत बड़ा प्रभाव है। हर जिले में गढ़वा घाट आश्रम का एक और आश्रम है, यानी करोड़ों अनुयायी जो है ठीक उस है। आश्रम से जुड़े हुए हैं। राकेश, जल्दी और से ये बताइए, ये पीएम ने जो कोशिशें की हैं, गढ़वा घाट का भी जिक्र कर रहे हैं अरविंद, क्या इसका इंपैक्ट इन 40 सीटों पर भी पड़ने जा रहा है जिसके लिए वोटिंग होनी है परसों? देखिए, प्रधानमंत्री का जो 3 दिन का यहाँ पर दौरा रहा है उसका सीधे तौर पर असर दिख रहा है सुशांत, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक समा बांधने की कोशिश की है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो कई जगह जो सुस्त पड़ गए थे उनमें नई ऊर्जा जगाने का काम किया है। तो एक जो प्रधानमंत्री का 3 दिन का दौरा है उससे नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 11 तारीख को, 8 तारीख को तो चुनाव है, लेकिन 11 तारीख को क्या मतगणना में जो लोगों का जो उत्साह है क्या वोट में तब्दील होता है या नहीं, ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। ठीक है मधु जी, आप सुन रही हैं, हमारे दोनों रिपोर्टर ये कह रहे हैं जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री के वहां जाने का असर बनारस पर भी पड़ा है और दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की बात है? क्योंकि पिछली बार आपने इन 40 में से 23 सीटें जीती थी। देखिए जी आपकी हम और ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं, 23 नहीं बल्कि और 25-30 जीत जाएंगे, क्योंकि ये जनता ने इनको नकार दिया है और ये जानते हैं कि हार हो गई है। तो ये लास्ट फेसेस में उन्हें लगा कि किसी तरीके से हाथ पैर मार के जो हो सके करो, लेकिन जनता समझदार है उत्तर प्रदेश की। उसने देखा है कि पिछले इन्होंने क्या किया, वो झूठे वादे, वो भ्रम 2014 मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ेगा। हमें इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सरकार में मंत्री, उनके मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। रेप का आरोप उन पर लगा हुआ है। गायत्री प्रजापति तो फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन उनका करीबी चंद्रपाल गिरफ्तार कर लिया गया, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। गायत्री प्रजापति मामले में चंद्रपाल पर भी गैंगरेप का आरोप था और चंद्रपाल की गिरफ्तारी हो गई है, जो कि गायत्री प्रजापति का करीबी बताया जाता है। अरविंद, आपके पास कोई जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? कहां से गिरफ्तारी हुई है और कब हुई है? सुशांत, हमारे पास थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि लखनऊ में ये गिरफ्तारी हुई है और जो बबीता सिंह सीओ हैं जो इस पूरे मामले की विवेचना कर रही थी, उनके द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है और बाकी जो लोग हैं जो फरार है, जिनको पुलिस तलाश कर रही है, इस चंद्रपाल के साथ पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने यह उम्मीद जताई है कि अरविंद, ये चंद्रपाल है कौन? थोड़ा दर्शकों के लिए ये भी बता दीजिए। सुशांत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रपाल जो है वो गायत्री प्रजापति का क्लोज एसोसिएट है, उनके साथ काफी दिनों से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे कामों में उनके साथ। अरविंद, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रताप लखनऊ से जुड़ गए इस खबर पर। शिव प्रताप, आपके पास क्या जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? सुशांत, देखिए, आज थोड़ी देर पहले ही अभी चंद्रपाल ने सीओ आलमबाग, जो कि इस मामले के जांच अधिकारी भी है, अमिता सिंह, उनके सामने सरेंडर किया है और उसकी जो सरकारी पिस्टल है वो सामने रखा पुलिस के, जिसको लेकर के खास तौर से निगाहबनी बनी हुई थी यूपी पुलिस की, क्योंकि उसके पास सरकारी पिस्टल भी थी। और आपको बता दें कि अभी वो गौतमपल्ली थाने में यूपी पुलिस के साथ में वहां मौजूद है, वहां भी उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे खास बात सुशांत आपको बताएं कि जो अमिता सिंह, जो कि जांच अधिकारी, उनसे पूछा भी है कि आखिरकार चंद्रपाल बताओ, जो जिस मामले को लेकर के इतना हाइप है, जिस महिला है, जो आरोपी है, लगातार इतने बयान आ रहे हैं, उस पर बताया कि वो महिला वो आती थी, रेजिडेंस पे आती थी मंत्री जी के, वहां पे उन लोगों की मुलाकात भी होती थी। लेकिन पूरी तौर पर ये जो मामला लिखाया गया है गौतमपल्ली थाने में, ये इसको लेकर के ठीक है शिव प्रताप, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अहम जानकारी शिव प्रताप ये दे रहे हैं कि चंद्रभान जिसकी गिरफ्तारी की बात चल रही है, उसने खुद सरेंडर किया है और उसने ये बात कबूली है कि गायत्री प्रजापति के घर पर वो महिला जिसने रेप का आरोप लगाया वो आती थी, लेकिन रेप के आरोपों से उसने इनकार किया। पूछताछ में जो जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। तमाम मेहमानों और हमारे सहयोगियों का शुक्रिया। जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार।